Hello students, you are welcomed to the video lecture series of discrete structures and theory of logic. In our last video lecture, we saw some properties of relation, and in this video lecture, we will cover how to represent the relation. Also in this video lecture, we are going to some more topics like order of relation, closure of relation. There are three types of closures: symmetric closure, transitive closure, and reflexive closure. We will explore how to calculate these closures, and then we will see two types of representation: matrix representation and digraph representation of relation. And there will be one more topic, equivalence class. So coming to our first topic, order of relation. There are two types of order of relation. First is partial order relation and second is total order relation. So in partial order relation, what we do is, let's say the set A, there is set A and there is some relation R or defined on set A. तो हम स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कब कहलाएगा ये रिलेशन आर, जब हम कंबाइन कर दें इस सेट ए को उस रिलेशन आर के साथ। तो ये जो कंबाइंड सेट है ये सेट कहलाएगा पोसेट यानी कि पार्शियली ऑर्डर सेट, एंड द रिलेशन डिफाइंड ऑन दिस इज विल बी कॉल्ड पार्शियली ऑर्डर रिलेशन। तो इस ऑर्डर सेट को हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। पूरी यूनिट है इस पर, पोसेट पर, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन पर, पोसेट पर। एंड नेक्स्ट इज योर टोटल ऑर्डर सेट। नेक्स्ट सेट इज टोटल ऑर्डर सेट। टोटल ऑर्डर सेट में क्या होता है, लेट्स से कि हमारे पास एक सेट ए है और उस पर एक रिलेशन आर डिफाइंड है। देन अगर आपका रिलेशन में a, b बिलोंग्स टू r या फिर b, a बिलोंग्स टू r या a इक्वल टू b, ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में जो रिलेशन होगा वो टोटल ऑर्डर रिलेशन कहलाएगा सेट a पर। दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। लेट्स से कंसीडर द रिलेशन r on set a. If it is the case that for all small a, b belongs to capital A, यानी कि दो एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, उनके लिए या तो हमारे पास a, b बिलोंग्स टू रिलेशन हो या फिर b, a बिलोंग्स टू रिलेशन हो, या दोनों इक्वल हो, a और b दोनों इक्वल हो, तो इस केस में जो रिलेशन डिफाइन होगा वो क्या कहलाएगा, टोटल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट A। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो हमने अभी डिस्कस किए, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड टोटल ऑर्डर रिलेशन। नेक्स्ट वी आर कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारा क्लोजर फाइंड आउट करना। तो क्लोजर फाइंड आउट करने से पहले हमने अभी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि तीन तरह के क्लोजर्स होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बट उससे पहले हम ये चेक करते हैं कि व्हाट इज क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, क्लोजर क्या होता है, लेट्स से कि आपके पास सेट पर एक रिलेशन आर डिफाइन है, कोई भी सेट ए है उस पर एक रिलेशन है आर। अब आर के पास लेट्स से कुछ प्रॉपर्टीज मिसिंग हो सकती है, लाइक वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, वो सिमेट्रिक नहीं हो सकता, वो ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, मे बी इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज पी उस रिलेशन के पास ना हो। तो हम एक ऐसा सेट कैलकुलेट करेंगे जिसमें कि इन तीनों प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी फॉलो हो रही हो। तो वो जो नया सेट हम कैलकुलेट करेंगे, देयर इज, लेट्स से देयर इज अ रिलेशन एस, जो हमारा नया रिलेशन बनकर आएगा विद प्रॉपर्टी पी। उसमें वो प्रॉपर्टी पी भी होगी और उसमें वो आर भी होगा जो हमारा रिलेशन है। यानी कि ऐसा सेट होगा जिसमें कुछ प्रॉपर्टी भी फॉलो होगी जो कि आर में मिसिंग थी, और वो आर सेट भी होगा, सच दैट S is subset of every relation with P containing R, then S is called the closure of relation with respect to that property। जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके रिस्पेक्ट में जो S है वो क्या कहलाएगा, रिलेशन R का क्लोजर। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। लेट्स से कि आपके पास R में कुछ प्रॉपर्टीज मिसिंग है, तो हमने एक नया रिलेशन डिफाइन किया S, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टीज भी होंगी और उसके अंदर वो आपका रिलेशन भी कवर होगा। तो जो सेट S कहलाएगा वो उस प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में रिलेशन R का क्लोजर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर, सबसे पहले ये चेक करते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव क्लोजर, कोई भी रिलेशन हम रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, R1 इक्वल टू R यूनियन डेल, यानी कि R आपका रिलेशन है जिसका रिफ्लेक्सिव क्लोजर आपको निकालना है। डेल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि आपका रिफ्लेक्सिव ऑर्डर पेयर को कैलकुलेट करती है, राइट। तो हम इसको एक एग्जांपल से सीखेंगे कि हम किस तरह से रिफ्लेक्सिव क्लोजर कैलकुलेट करते हैं। लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल। हमारे पास सेट ए है जिसके अंदर ए बी सी तीन एलिमेंट है। देन आपका रिलेशन गिवन है आपका ए बी और बी सी, ये एलिमेंट्स हैं आपके रिलेशन में। देन रिफ्लेक्सिव क्लोजर हमें फॉर्मूले से पता है कि ये होता है R1 इक्वल टू R यूनियन डेल। तो हमें डेल के अंदर के, अब डेल को मेन हमारा वर्क है डेल कैलकुलेट करना।
तो डेल में रिफ्लेक्सिव टाइप के एलिमेंट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ए में आपके 3 एलिमेंट है, ए बी और सी, तो डेल में क्या हो जाएगा, ए बी बी और सी सी, डेल ही हो जाएगा। देन R1 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, R यूनियन डेल, यानी कि इस वाले डेल का जो आपने डेल कैलकुलेट किया है और आपका जो रिलेशन गिवन है आप इन दोनों का यूनियन कैलकुलेट कर लेंगे। यूनियन कैलकुलेट करने के लिए ए दोनों में है तो ए आपका आंसर में आ गया। देन ए बी आपका आ जाएगा, देन बी सी भी आपका रिलेशन में आ जाएगा, एंड देन बी बी और सी सी भी, क्योंकि आर में नहीं है बट यूनियन करेंगे तो बी बी और सी सी भी आपका ये आ जाएगा। तो ये जो R1 कैलकुलेट होकर आया ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव क्लोजर। होप दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि हम सिमेट्रिक क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। 3 तरह के क्लोजर्स बताए थे स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। नाउ वी आर कमिंग टू सिमेट्रिक क्लोजर। सिमेट्रिक क्लोजर निकालने के लिए हमें इन्वर्स निकालना आना चाहिए किसी भी रिलेशन का। इन्वर्स हम अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लेट R बी अ रिलेशन ऑन A, R एक रिलेशन है सेट A पर विच इज नॉट सिमेट्रिक, अभी हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, and R inverse B inverse relation of R, R inverse एक inverse relation है R पर, तो हम जो सिमेट्रिक क्लोजर है R एस्ट्रिक को इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, R यूनियन R इनवर्स, दोनों का जो आपका रिलेशन है उसके इनवर्स का और रिलेशन का हम यूनियन कर देते हैं। इसको भी एग्जांपल से देखते हैं क्योंकि हमें एग्जांपल से चीजें ज्यादा विजुअलाइज होती हैं। देन वी आर कमिंग टू दिस एग्जांपल। लेट्स से कि हमारे पास R एक सेट गिवन है एंड रिलेशन गिवन है कि किस रिलेशन पर हमारा सेट है, किस सेट पर हमारा रिलेशन डिफाइंड है। तो R अगर आपका ये रिलेशन गिवन है और आपका S सेट गिवन है 1 2 3 4, हमें सिमेट्रिक क्लोजर फाइंड आउट करना है। तो हम चेक करेंगे, सबसे पहले सिमेट्रिक क्लोजर के लिए हमें ये फॉर्मूला गिवन है R एस्ट्रिक इक्वल टू R यूनियन R इनवर्स। देन वी हैव टू फाइंड फर्स्ट R इनवर्स। R इनवर्स स्टूडेंट्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि R में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं हमने रिवर्स कर देते हैं। 1 इज रिलेटेड टू 2, तो हम R इनवर्स में लिखेंगे 2 इज रिलेटेड टू 1, 2, 1. If this is 4, 3, then we will write 3, 4. If this is 2, 2, तो 2, 2 को as it is रहने देंगे। Then R inverse में R में given है 2, 1, then we will write 1, 2 in R inverse. R में अगर given है 3, 1 तो हम यहाँ पर R inverse में लिखेंगे 1, 3. तो स्टूडेंट्स ये आपका R inverse कैलकुलेट हो कराया। अब हम इजीली फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं सिमेट्रिक क्लोजर। R एस्ट्रिक की वैल्यू है R यूनियन R इनवर्स। तो हमने जो हमारा रिलेशन है और जो हमने अभी इनवर्स निकाला, यानी कि दिस पार्ट जो R वाला पार्ट है इस वाले पार्ट का, और हमने इस R का जो आपको रिलेशन क्वेश्चन में गिवन है हमने इसका यूनियन लिया, तो यूनियन लेने के बाद आपको ये वैल्यूज मिली। तो R एस्ट्रिक यानी कि जो आपका वैल्यू कैलकुलेट होकर आई है ये क्या है, आपका सिमेट्रिक क्लोजर। नेक्स्ट थर्ड क्लोजर फाइंड आउट करते हैं, दैट इज योर ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए स्टूडेंट्स हमें कंपोजिट रिलेशन निकालना आना चाहिए। कंपोजिट रिलेशन भी हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। तो हम यहाँ पर ट्रांजिटिव क्लोजर देखते हैं। ट्रांजिटिव क्लोजर की डेफिनेशन क्या कहती है, अ रिलेशन ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द लीस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर टू एंश्योर ट्रांजिटिविटी इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन। अब इसको फॉर्मूले से अगर चेक करें तो R प्लस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, R यूनियन R स्क्वायर यूनियन R क्यूब एंड सो ऑन यूनियन R की पावर m। अब ये m क्या होता है, m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट जिस पर की रिलेशन आपका डिफाइंड है, जिस सेट पर, उस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके m होते हैं। लेट्स से कि आपका A सेट है, तो अगर A में m एलिमेंट्स है, लेट्स से A में 3 एलिमेंट है, तो ये वैल्यू कहाँ तक जाएगी, R यूनियन R2 यूनियन R3, 3 तक। अगर A सेट में 4 एलिमेंट्स है तो R की पावर 4 तक फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी ये आपका फॉर्मूले से कहलाएगा ट्रांजिटिव क्लोजर। अगेन हम इसको एग्जांपल से विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से A आपका एक सेट दिया है दैट इज 1 2 3 4 एंड R आपको गिवन है रिलेशन। देन आपको निकालना है इस पर ट्रांजिटिव क्लोजर यानी कि R प्लस कैलकुलेट करना है। R प्लस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि फॉर्मूला हमें पता है, हमें R यूनियन R2 यूनियन R3 एंड सो ऑन R की पावर m निकालना है। तो हम m चेक करें, कैपिटल A इक्वल टू 1 2 3 4, इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो m कहलाएगा। तो इसमें 4 वैल्यूज हैं, तो m की कितनी वैल्यू हो गई, m हो गया आपका 4। अगर m 4 है तो हमें निकालना होगा R। सबसे पहले R हमें ऑलरेडी गिवन है, फिर हम निकालेंगे R2,
R2 होता है ROR, यानी कि कंपोजिट रिलेशन R का R के साथ। देन हम निकालेंगे R3 एंड देन हम निकालेंगे R4, और तब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे R प्लस इक्वल टू R यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R की पावर 4। यहाँ तक हम निकालेंगे, हमारा ट्रांजिटिव क्लोजर कहलाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं R2 निकालना। R2 निकालने के लिए हमें R का R के साथ कंपोजिट रिलेशन निकालना है। सबसे पहले हमने ये R की वैल्यू लिखी यहाँ पर, देन O, देन अगेन R की वैल्यू लिख ली। अब हम इसको देखते हैं कि कैलकुलेट R2 कैसे करेंगे, यानी कि कंपोजिट रिलेशन कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ चेक करते हैं कि फर्स्ट पहले वाले रिलेशन जो आपने R लिखा है, R में पहला ऑर्डर पेयर है 1 इज रिलेटेड टू 2। अब हम नेक्स्ट वाले R में चेक करेंगे कि 2 किससे रिलेटेड है। तो हम चेक कर रहे हैं कि 2 इज रिलेटेड टू 3, तो एक ऑर्डर पेयर आपका R2 में आ जाएगा 1,3, क्योंकि 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3 इन दिस रिलेशन, तो 1,3 आपका इस रिलेशन में आ जाएगा। अगेन हम चेक करें, 2 हमारा 3 से रिलेटेड है और इस वाले रिलेशन में 3 हमारा 4 से रिलेटेड है, तो हम एक डायरेक्ट ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं 2,4। तो हमने अपने आंसर में 2,4 लिखा। देन 3,4, अब हम यहाँ देखें कि 4 किसी से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए हम इसे स्किप कर सकते हैं, इस वाले को हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट, तो ये आपका R2 की वैल्यू आ गई। तो हमें कैलकुलेट करना है R3। R3 के लिए R2OR करेंगे। R2 यानी कि ये जो आपका प्रीवियस वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो, R2 में आपको ये वाली वैल्यूज आ चुकी है 1,3 एंड 2,4, तो आपने ये लिख लिया R2 की वैल्यू। OR लिखना, इट मीन्स इसका कंपोजिट रिलेशन R के साथ, R आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 1 इज रिलेटेड टू 3 हम चेक करें और 3 इज रिलेटेड टू 4, तो हम अपने रिलेशन में 1,4 ऐड कर सकते हैं, राइट। 2,4 दिया है यहाँ पर, बट यहाँ पर 4 किसी से भी रिलेटेड नहीं है इस वाले में, तो हम इसे स्किप कर सकते हैं। तो हमारा सिर्फ R³ में 1,4 आया। अगेन आप R4 कैलकुलेट करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि R की पावर 4 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें 4 तक क्यों करना है, क्योंकि हमारे सेट A में 4 एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उतनी R की उतनी पावर तक हम कैलकुलेट करते हैं। देन आपका जब सारी कैलकुलेशन हो जाएगी, देन आप क्या करेंगे, R प्लस इक्वल टू R यूनियन R2 यूनियन R3 यूनियन R की पावर 4। आप इन जितनी भी वैल्यूज आपकी आई हैं, आप सबका यूनियन कर देंगे। यूनियन करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आपका कहलाएगा ट्रांजिटिव क्लोजर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। तो स्टूडेंट, हम रिलेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा हमारा होता है डायग्राफ से रिप्रेजेंट करना रिलेशन को। तो सबसे पहले मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देख लें। लेट्स से आर बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ए से बी में एक रिलेशन है आर। लेट्स से ए में इतने एलिमेंट है A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM, और बी सेट में B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn आपके एलिमेंट्स है। तो जो मैट्रिक्स होगी, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि ए में m एलिमेंट्स है, इसमें n एलिमेंट है, तो m इंटू n मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर होगा। तो एम आर को हम रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स, यानी कि एम आर डिनोट कर रहा है रिलेशन की मैट्रिक्स। रिलेशन की मैट्रिक्स में एम आई जे एलिमेंट होंगे, जहाँ पर जो एम आई जे की वैल्यू आप फिल करेंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे। एम आई जे आपका 1 होगा अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है, और 0 होगा अगर ए कॉमा बी रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो जो एम आर मैट्रिक्स कैलकुलेट होगी वो कहलाएगी उस रिलेशन की मैट्रिक्स, किसी भी पर्टिकुलर रिलेशन की मैट्रिक्स। तो अगेन इस एग्जांपल से हम यहाँ समझते हैं, क्योंकि एग्जांपल से चीज़ें हम ज़्यादा क्लियरली समझ पाते हैं। लेट्स से दिस इज एन एग्जांपल। इसमें आपसे कहा गया है कि रिलेशन आपको गिवन है किसी पर्टिकुलर सेट पर, राइट। लेट आर बी आर रिलेशन फ्रॉम सेट 1 2 3 1 3 4 एक सेट दिया है और आर की वैल्यू आपको ये गिवन है। देन फाइंड रिलेशन मैट्रिक्स, आपको रिलेशन की मैट्रिक्स बतानी है। तो स्टूडेंट्स, रिलेशन की मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सेट ए पर ही एक ही सेट पर डिफाइंड है। अगर ये दो सेट पर होता तो हम रो वाइज पहले सेट लिखते, कॉलम वाइज हम दूसरे सेट के एलिमेंट लिखते। तो हम मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि एक ही सेट है तो हमने इस सेट के 1 3 4 एलिमेंट, जो 3 एलिमेंट है वो रो वाइज लिखे एंड देन हमने कॉलम वाइज लिखे। अब हमें इस मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज फिल करनी है कि 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो हम देखते हैं 1,1 के केस में यहाँ पर क्या आना चाहिए। अब हम चेक करें 1,1 के आपके रिलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो हम इस रिलेशन को जब ऑब्जर्व करें 1,1 हमारे रिलेशन में है, इस केस में यहाँ पर ये हमने 1 फिल कर दिया। अब हम चेक करते हैं 1,3।
1,3 भी हमारे रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्ट करने के केस में हमने 1,3 में भी यहाँ 1 फिल किया। अगर क्योंकि कोई ऑर्डर पेयर एग्जिस्ट करता है तो हम 1 फिल करते हैं, अगर रिलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसकी जगह हम 0 फिल करते हैं। अब यहाँ देखते हैं 1,4, क्योंकि 1,4 आपके रिलेशन में नहीं है इसलिए हमने यहाँ पर 0 वैल्यू फिल की है। सिमिलरली नेक्स्ट रो में आते हैं तो 3,1 है, 3,1 भी रिलेशन में नहीं है इसलिए हमने यहाँ 0 पुट किया। नेक्स्ट में आते हैं 3,3, 3,3 रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहा है, यस कर रहा है, तो यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप ये जो मैट्रिक्स कैलकुलेट है इजीली इस वैल्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपकी रिलेशन मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जो आपकी मैट्रिक्स कैलकुलेट हुई है इसे ही हम बोलेंगे रिलेशन मैट्रिक्स। Now coming to the second representation, that is digraph. तो डायग्राफ में स्टूडेंट क्या करते हैं, डायग्राफ की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम, डायग्राफ एक तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। लेट्स से कि if A is a finite set and R is a relation on A, तो we can also represent R pictorially as, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जो सेट A के एलिमेंट्स हैं, इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके हम वर्टिसेस बना देंगे। वर्टिसेस यानी कि हम क्या करेंगे, ड्रॉ द स्मॉल सर्कल फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए। जो आपका ए सेट है इसके सारे एलिमेंट के हम सर्कल में ड्रॉ कर देंगे एंड लेबल द सर्कल विद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। उस सर्कल में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स की एंट्री फिल कर देंगे। ये जो सर्कल्स हम ड्रॉ करेंगे इन्हें हम बोलेंगे वर्टिसेस, राइट। देन उन वर्टिसेस को हम आपस में कनेक्ट करना शुरू करेंगे एरो की फॉर्म में। उन एरोज को हम बोलते हैं एजेस। वर्टिसेस को जो हम कनेक्ट करते हैं एरो से उनको हम बोलते हैं एजेस। और वर्टिसेस किस तरह से होंगी, एजेस किस तरह से होंगी, ए आई इज रिलेटेड टू ए जे, यानी कि वर्टेक्स ए आई और ए जे के बीच में एक एज होगी जब ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, यानी कि ये दोनों रिलेशन में एग्जिस्ट करेंगे। तो द रिजल्टिंग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन विल बी कॉल्ड डायग्राफ ऑफ आर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी जिसमें वर्टिसेस होंगे, एजेस होंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग, वो कहलाएगा आपका डायग्राफ। अभी हम डायग्राफ देखेंगे बट उससे पहले हम डायग्राफ की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डायग्राफ की हेल्प से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो हम यहाँ पर चेक करें। सबसे पहले पहला, रिफ्लेक्सिव कब होगा, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ लूप एट एवरी वर्टेक्स ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ। यानी कि जो आपने डायग्राफ या डायरेक्टेड ग्राफ बनाया है उसमें हर वर्टेक्स पर आपका लूप होगा तो रिलेशन कहलाएगा कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। हर वर्टेक्स पर लूप होने का मतलब है जितने भी आपके सेट में एलिमेंट्स होंगे उन हर एलिमेंट के लिए एक लूप एग्जिस्ट करेगा डायग्राफ में, राइट। सेकंड है सिमेट्रिक, किस केस में होगा, और रिलेशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगा किस केस में, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एज बिटवीन डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इन इट्स डायग्राफ देयर इज एन एज इन द अपोजिट डायरेक्शन। इट मींस अगर आपका ए से बी, लेट्स से ए और बी दो वर्टेक्स हैं, ए से बी एक एज है तो बी से ए भी वापस एक एज आनी चाहिए, तो उस केस में हम बोलेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक होगा। एंड ट्रांजिटिव के केस में क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा डायग्राफ की हेल्प से कब, इफ देयर इज एन एज फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, तो उस केस में ए से सी भी एक डायरेक्ट एज होनी चाहिए। लेट्स से रिलेशन ट्रांजिटिव किस केस में होगा, इफ एंड ओनली इफ अगर लेट्स से कि एक वर्टेक्स ए से दूसरे वर्टेक्स बी के लिए एक एज है एंड फ्रॉम वर्टेक्स बी टू सी, बी से सी के लिए एज है, तो ए से सी एक डायरेक्ट एज होनी चाहिए, तो इस केस में रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ना स्टूडेंट अब हम तीनों प्रॉपर्टीज को भी जज करेंगे और तीनों डायग्राफ को भी देखेंगे कि हम डायग्राफ कैसे। सो स्टूडेंट हम यहाँ पर देखेंगे कि डायग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। डायग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और उस पर एक रिलेशन डिफाइंड है 1 1 1 2 1 3 एंड 2 3। तो इसके लिए हमें डायग्राफ बनाना है। तो डायग्राफ बनाने के लिए हमने पहले सर्कल्स की फॉर्म में हमने ड्रॉ किए जितने भी एलिमेंट्स थे। लेट्स से इसमें 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो हमने 1 2 3 को ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद हम चेक करेंगे कि 1 इज रिलेटेड टू 1 इटसेल्फ, तो 1 से 1 की तरफ हमने एक सर्कल बना दिया। देन हमने चेक किया कि 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में, तो 1 से 2 की तरफ एक एरो बना दिया। देन हम चेक करेंगे 1 से 3 एक ऑर्डर पेयर है तो 1 से 3 के लिए एक एरो बना दिया एंड देन 2 3 है तो हमने 2 से 3 की तरफ एक एरो बना दिया। तो स्टूडेंट ये जो डायग्राम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको शो हुई ये कहलाएगा इस वाले पर्टिकुलर रिलेशन के लिए जो आपको ए रिलेशन दिया है इसके लिए डायग्राफ होगा ये।
नेक्स्ट आप चेक करते हैं कि प्रॉपर्टीज किस तरह से आप चेक कर पाएंगे। तो प्रॉपर्टीज चेक करने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर एक अनदर एग्जांपल। ये आपको एक दूसरा एग्जांपल है, इसमें हमें ये चेक करना है कि क्या प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। तो हमने इस डायग्राम को जब ऑब्जर्व किया तो इसमें तीन एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, ए, बी और सी, और हमें तीन ही लूप दिख रहे हैं, ए से ए के लिए लूप, बी से बी के लिए एक लूप और सी से सी के लिए एक लूप। तो स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि जब भी लूप एग्जिस्ट करेगा हर एलिमेंट के लिए तो वो रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। तो हम डायग्राफ की हेल्प से देख सकते हैं कि क्या है, since there is loop at every node so it is reflexive, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सिमेट्रिक के लिए अगर चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए हम डायग्राम से देख पा रहे हैं कि बी से सी के लिए एज है, सी से बी के लिए एज है। यहाँ पर तो सिमेट्री है बट ए से बी के लिए एज है बट बी से ए के लिए एज नहीं है। सिमिलर वे में सी से ए के लिए एज है बट ए से सी को डायरेक्ट एज नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ये रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। ट्रांजिटिव के केस में चेक करें तो ए से बी एक एज एग्जिस्ट कर रही है, बी से सी एक एज एग्जिस्ट कर रही है, तो इस केस में ए से सी भी एक डायरेक्ट एज होनी चाहिए थी बट ए से सी कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है। तो इस केस में हम बोलेंगे कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव, जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव आपका नहीं है। तो स्टूडेंट डायग्राफ से हम इन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या रिलेशन आपका सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं। Now we are coming to the last topic of this lecture, equivalence class. Equivalence class क्या होती है? जब कभी भी हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करनी होती है तो हम ये नोटिस करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इक्विवेलेंस रिलेशन के केस में ही आप इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी अगर बात करें तो, रिफ्लेक्स कंसीडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन R ऑन सेट A, एक सेट A पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है R, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, उसमें वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसको स्मॉल a रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे वन, इस सेट में एक एग्जाम्पल दिया है आपको कि a इक्वल टू 1 2 3 4 एंड r इक्वल टू दिस वन। तो अगर मुझे वन की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, सेट ए के इस पहले एलिमेंट के लिए इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करनी है वन के लिए, तो हम देखेंगे वन किस किस से रिलेटेड है, वन वन से रिलेटेड है, वन टू से रिलेटेड है, वन थ्री से रिलेटेड है, तो और किसी से वन रिलेटेड नहीं है, तो वन की इक्विवेलेंस क्लास में वन टू एंड थ्री आ जाएंगे, राइट। तो डेफिनेशन भी यही बोल रही है, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट स्मॉल a belongs to capital A is the set of elements of A to which small a is related, यानी कि स्मॉल a से जो भी रिलेटेड है वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाता है। इसे रेक्टेंगल ब्रैकेट से शो करते हैं या फिर a बार से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका हमने कैलकुलेट कर लिया वन के लिए इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट अगर हमें टू के लिए इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करनी है, सारे एलिमेंट्स के लिए हम यहाँ पर देखेंगे इक्विवेलेंस क्लास कैलकुलेट करना। तो टू के लिए अगर इक्विवेलेंस क्लास देखें तो अगेन हमें रिलेशन में जाना होगा। रिलेशन में हम चेक करेंगे टू इज रिलेटेड टू वन, टू इज रिलेटेड टू टू, तो टू इसकी इक्विवेलेंस क्लास में आ जाएगा, और टू इज रिलेटेड टू थ्री, तो टू वन टू थ्री से रिलेटेड है इसलिए टू की इक्विवेलेंस क्लास में वन टू थ्री आ जाएगा, जो कि सेम किसके बराबर है, जो कि वन की इक्विवेलेंस क्लास के बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर इक्वल टू वन लिख दिया है। नेक्स्ट हम थ्री की इक्विवेलेंस क्लास निकालेंगे, तो थ्री के लिए अगर चेक करें तो थ्री इज रिलेटेड टू वन, देन थ्री इज रिलेटेड टू टू एंड थ्री इज रिलेटेड टू थ्री, तो थ्री जो है वन टू थ्री तीनों से रिलेटेड है, इसलिए अगेन थ्री की इक्विवेलेंस क्लास में वन टू थ्री आ गया। नेक्स्ट हमें लास्ट एलिमेंट जो इसका है ए सेट का वो है फोर, तो हम फोर के लिए निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लास, फोर इज रिलेटेड टू फोर, तो फोर की इक्विवेलेंस क्लास में आपका फोर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में इस पार्ट में एक और चीज आपसे पूछी है, आपसे पूछा है फाइंड रैंक ऑफ आर। अब रिलेशन की रैंक क्या होती है, तो रैंक होती है डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी कि रैंक की अगर बात करें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस, कितनी डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास आपको मिली है। तो अगर हम यहाँ पर चेक करें तो हमें कितनी डिस्टिंक्ट क्लास मिली है, वन टू थ्री तो एक ही तरह की क्लास है, टू की भी वन टू थ्री मिली है वैल्यू, थ्री की इक्विवेलेंस क्लास भी वन टू थ्री मिली है, तो ये तो एक तरह की हो गई, वन टू थ्री ये तीनों एक कैटेगरी में आ गई। और ये जो फोर आया है, फोर की इक्विवेलेंस क्लास केवल फोर आई है, ये हमें थोड़ी अलग वे की यानी कि डिफरेंट कैटेगरी की मिली है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि केवल दो ही डिस्टिंक्ट हमें क्लासेस मिली है,
दो डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस है, तो वी कैन से here hence there are two distinct equivalence classes, so rank of R is 2. रैंक क्या हो जाएगी 2. तो अगेन हमें रैंक पूछा जाए किसी भी क्वेश्चन में आपसे, तो रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लासेस इज कॉल्ड रैंक. सो स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसी तरह के क्वेश्चंस हम और प्रैक्टिस कर सकते हैं. लाइक आप क्लोजर से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, या फिर आपके जो हमने अभी इक्विवेलेंस क्लास देखी, इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है. तो आप इसी तरह के टॉपिक्स पर सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं. होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.